नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मध्यकालीन राजस्थान के किसान आंदोलन करते हैं, इनके कारण क्या थे और तत्कालीन शासक और सामंतों के द्वारा जो राजस्व प्राप्त करने के लिए जो नीतियां लगाई गई थी किसानों पर, इसके संबंध में और किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों के बारे में हमने डीपली अध्ययन किया है। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखा आपने तो पहले भाग नंबर 1 को देख लीजिए, ताकि मध्यकालीन राजस्थान के किसान आंदोलन या भारत के किसान आंदोलन जितने भी हुए उनको समझने में आसानी हो। इसके लिए पहले उस वीडियो को देख लीजिए, और यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे मेवाड़ के किसान आंदोलन। तो सबसे पहले मेवाड़ रियासत का जो पहला किसान आंदोलन हुआ उसे अपने मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं, और ये चित्तौड़ के रासमी परगना के मातृकुंडिया गांव में हुआ था 11 जून 1880 को। उसके बाद बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया के किसान आंदोलन को अपन 2 भागों में पढ़ते हैं। पहले में बिजोलिया जागीर का परिचय, बिजोलिया जागीर के किसानों के जो कारण थे, जो समस्याएं थी जिनको लेकर उन्होंने आंदोलन किया, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें यह रहेगा कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन, संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी किसान आंदोलन हुए उन सब में बिजोलिया का किसान आंदोलन जो है यूनिक है, अलग है, यानी कि कुछ विशेषताएं रखता है। तो तीसरे पॉइंट में अपन इनमें विशेषताओं पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे कि बिजोलिया के किसान आंदोलन की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष में होने वाले जितने भी किसान आंदोलन थे उनमें सब में ये अपने आप को भिन्न प्रदर्शित करता है। दूसरे भाग में हम बिजोलिया के किसान आंदोलन की संपूर्ण घटनाओं या गतिविधियों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजोलिया के किसान आंदोलन को। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य 1527 में राजस्थान का प्रसिद्ध युद्ध खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भरतपुर गजनेट निवासी अशोक परमार महाराणा सांगा के फेवर में लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। तो महाराणा सांगा उसकी युद्ध नीति से या जो रणकौशल था उससे खुश होकर मेवाड़ की भूमि का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, भेंट कर देते हैं अशोक परमार को। उस समय इस बिजोलिया जागीर का नाम था विजयावली, यानी बिजोलिया की जो जागीर है इसका प्राचीन नाम क्या है, विजयावली। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये चीज। और ये जो क्षेत्र है चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का लगभग 256 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक पठारी क्षेत्र है, और जो बहुत ही अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और यही कारण है कि बिजोलिया से लगभग 84 प्रकार की लाग बाग या कर वसूले जाते थे। इससे उपरमाल की जागीर के नाम से भी पढ़ते हैं। बिजोलिया जो है प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह तत्कालीन समय में तो उदयपुर रियासत में या कह सकते हैं कि मेवाड़ रियासत में था, लेकिन वर्तमान में ये जो बिजोलिया जो क्षेत्र है ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और जब बिजोलिया का किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह और बिजोलिया ठिकाने का सामंत था किशन सिंह। 1906 में इनके बाद यहाँ का सामंत बना था पृथ्वी सिंह। दूसरा पॉइंट, बिजोलिया के किसान आंदोलन के कारण राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन हुए उन सब में लगभग सेम ही कारण रहे। मतलब कहने का मतलब यह है कि सब में लगभग कॉमन कारण है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिजोलिया की जो किसान थे ये 3 प्रकार की समस्याओं से या कह सकते हैं कि 3 प्रकार के ऐसे कारण थे जिनके माध्यम से दुखी होकर किसानों ने आंदोलन किया। वह कौन से थे? पहला कारण था अत्यधिक लगान, यानी कि ये कुल उपज का 50% किसानों से वसूला जाता था। अब किसान के पास बच गया 50%। ऐसे में दूसरी समस्या किसानों के पास यह थी कि 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी। अब 50% लगान में चला गया, 50% लाग बाग में चला गया, तो किसान के पास क्या बचा? केवल किसान ही बचता है इसी स्थिति में। तो अब किसान को भी नहीं बख्शा जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण था बेठ बेगार, यानी बेगार प्रथा जो उस समय थी। अब अपन बात करते हैं कि बिजोलिया का किसान आंदोलन अपने आप को संपूर्ण भारतवर्ष में यूनिक साबित करता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें पहली विशेषता होगी बिजोलिया का किसान आंदोलन जो है ये भारत का प्रथम व्यापक किसान आंदोलन है, भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है। ऐसा एकमात्र किसान आंदोलन जो पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन होता है। इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति की बाहुलता रहती है, मतलब धाकड़ जाति के किसान इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और ये किसान आंदोलन जो है 1897 में शुरू होता है, 1941 तक चलता है। इसलिए भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन होने की वजह से इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों ये किसान आंदोलन जो है भारतवर्ष में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनका अग्रगामी भी इसे अपन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सूचनाएं संपूर्ण देश में जब फैल गई
तो जहां जहां पर किसानों के साथ शोषण हो रहा था वहां वहां के किसानों ने अपने क्षेत्र में आंदोलन खड़े कर दिए। 1897 में गोविंदपुरा के एक दाकड़ परिवार में गंगाराम दाकड़ नाम करके एक किसान था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके मृत्यु भोज पर यानी कि महोत्सव था और उसमें कई किसान नेता या राष्ट्रवादी लोग वहां पर मौजूद थे, जिनमें प्रमुख थे साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, ऐसे लोग थे। और ये यहाँ पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि क्यों न बिजोलिया के किसानों की जो समस्या है, ये जो दरिद्रता है, इनका जो शोषण हो रहा है, इस पर कुछ विचार किया जाए। अंतिम इनका निर्णय ये निकल कर आता है कि क्यों न अपने एक शिकायती पत्र लिखते हैं किशन सिंह के खिलाफ और महाराणा के पास भेजते हैं, ताकि महाराणा इसकी सुनवाई करेगा और कुछ हद तक शायद सुधार हो सकता है। उम्मीद करके शिकायती पत्र लिखते हैं, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल दोनों को नियुक्त करके मेवाड़ भेजते हैं और वहां पर मेवाड़ जाते हैं, लगभग 6 या 7 महीने रुकते हैं। लेकिन मेवाड़ के महाराणा से उनकी मुलाकात नहीं होती है। तो साधु सीताराम दास के परामर्श पर नानजी पटेल, ठाकरे पटेल दोनों वापिस बिजोलिया लौट आते हैं। पीछे से महाराणा जो है शिकायती पत्र को देखता है, शिकायती पत्र को देख कर सोचता है कि शिकायती पत्र में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या वाकई में ये कंडीशन है, क्यों ना मैं इसकी जांच करवाऊं। तो एक जांचकर्ता नियुक्त किया जाता है फतेह सिंह के द्वारा, जिसका नाम होता है हामिद हुसैन। माना जाता है कि हामिद हुसैन भी लगभग 8 या 9 माह है जो है बिजोलिया में रुकता, देखता कि जो कुछ शिकायती पत्र में लिखा था वह तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिजोलिया के किसानों की तो बड़ी दरिद्रता कर रखी है, बड़ी दयनीय स्थिति कर रखी है। और वह मेवाड़ जाकर महाराणा को बताता है कि वाकई में बिजोलिया के किसानों की तो बड़ी ही दुर्दशा कर रखी है किशन सिंह ने। लेकिन महाराणा कोई खास एक्शन नहीं ले पाता है। कारण क्या था? ब्रिटिश कंपनी से मेवाड़ राज्य ने संधि जो कर ली थी। हमने इसके संबंध में डीपली अध्ययन किया कि राजस्थान या मध्यकालीन राजस्थान के जो शासक थे वह ब्रिटिश कंपनी से समझौता करने के बाद केवल नाम मात्र की कार्य प्रणाली बनकर रह जाते। जिस प्रकार से वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की जो कंडीशन है, ठीक वही कंडीशन उसमें मध्यकालीन इतिहास में शासकों की हो जाती है। शासक और सामंत चाहकर भी किसानों के हित की आवाज बात नहीं कर सकते थे, किसानों के हित में आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी से उन्होंने संधि कर ली और संधि के मुताबिक राजस्थान के शासकों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को वार्षिक खिराज या लगान दिया जाना था। अगर शासक या सामंत किसानों से लगान या लागबाग नहीं लेंगे तो वह ब्रिटिश कंपनी को लगान या खिराज कहां से देंगे, और अगर वहां खिराज या लगान नहीं पहुंचा तो ऐसे में रियासत छीन ली जाएगी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो इस प्रकार से राजस्थान के शासक जो थे वह ब्रिटिश कंपनी के आगे झुक चुके थे और दब चुके थे। और किशन सिंह जो है ये अपना अपमान समझकर इसका बदला लेने का प्रयास करता। तो सबसे पहले वह क्या करता है कि 2 लोग जो वहां पर गए थे शिकायती पत्र लेकर, उन दोनों की भूमि जब्त कर ली और नानजी पटेल, ठाकरे पटेल ही तो थे, उनकी भूमि जब्त करके उन्हें बिजोलिया की जागीर से निष्कासित कर दिया। उस समय माना जाता है कि साधु सीताराम दास जो मध्यकालीन राजस्थान के किसान आंदोलनों के जो है जनक कहे जाते हैं, ये बिजोलिया में पुस्तकालय में नौकरी किया करते थे उस समय। तो उन्हें भी पुस्तकालय की नौकरी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। और किसानों पर 1903 में उन्होंने चंवरी कर लगाया, जो यह था कि कोई भी किसान अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो पहले उसे 5 रुपये राजस्व जमा कराना पड़ेगा। मतलब चंवरी कर के रूप में क्या देना पड़ेगा, उसे राजस्व जमा कराना पड़ेगा। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों 5 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, किसान नहीं चुका पाए। ऐसे में किसान लगभग माना जाता है कि 2 वर्षों तक लड़कियों की शादी नहीं करते हैं। तो 200 से अधिक ऐसी लड़कियां हो गई 2 वर्षों में जिनकी शादी करना जरूरी था। किसान इसका समाधान निकालने के लिए इस बार डायरेक्ट किशन सिंह से मिलने का प्रयास करते हैं। 1905 में जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाप जी की तो रियायत करो, बड़ी दयनीय स्थिति हो रखी है हमारी। लेकिन किशन सिंह के डिक्शनरी में रहम दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। वह किसानों को हृदय विदारक यानी कि ऐसे शब्द जो हृदय को ठेस पहुंचाने वाले थे, कह सकते हैं कि गाली गलौज करके निकाल दिया। किसान हताश हो गए, टूट चुके थे और किसानों ने अंतिम निर्णय ये लिया कि क्यों ना अपने बिजोलिया की जागीर को छोड़ देते हैं। और ये सोचकर किसान जो है बिजोलिया की जागीर से पलायन करना शुरू कर देते हैं। जब इसकी सूचना किशन सिंह को मिली तो किशन सिंह चिंता में आ गया कि अगर यहाँ की भूमि यानी कि बिजोलिया जागीर की भूमि अगर कोई नहीं जोतेगा तो फिर मैं महाराणा को लगान कहां से दूंगा। मतलब किशन सिंह इस बार जो है थोड़ा सा चिंतित हुआ और वह इसका समाधान निकालने के लिए किसानों के पास जाता है। किसानों से बोलता है कि रुको भाई, तुम बिजोलिया की जागीर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा जो 5 रुपये जो चंवरी करे मैं माफ करता हूं।
लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। किसान बोले कि हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर, 5 नहीं 50 लगा दो। दूसरी बार उन्हें बोलता है कि जो तुमसे कुल उपज का 50% मैं लगान ले रहा हूं, ये अब मैं 40% ही लूंगा कुल उपज का। मतलब कुल उपज का अब मैं 40% ही आपसे लगान लूंगा। 84 प्रकार की जो लाग बाग है उनमें भी कुछ कम कर दूंगा। तो ऐसे में मतलब दो माना जाता है कि 1-2 कर भी माफ किए गए और 40% लगान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में किसान जो है एग्री हो जाते हैं बिजोलिया में रहने के लिए। और 1905 में मानो कि बिजोलिया के किसानों की प्रथम विजय होती है। 1906 में बिजोलिया के सामंत किशन सिंह की डेथ हो गई। मतलब जब इसके डेथ हुई तो नया सामंत तो बनेगा। नया सामंत बना पृथ्वी सिंह। कौन बना? पृथ्वी सिंह बना। और इस पर महाराणा फतेह सिंह के द्वारा एक अतिरिक्त कर डाला गया जिसका नाम होता है उत्तराधिकारी कर या तलवार बंदाई कर भी इसे कहते हैं। जब ये कर 1906 में सामंत पर डाला यानी पृथ्वी सिंह पर डाला तो पृथ्वी सिंह ने यही कर जनता पर डाल दिया 1906 में। किसान इसका विरोध करते हैं और ऐसे करते करते घटना आ गई 1914 में। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और इसका एक लड़का था जिसका नाम होता है केसरी सिंह। माना जाता है कि ये अल्पवयस्क था, जवान नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने बिजोलिया की जागीर भूमि को खालसा घोषित कर दिया और यहाँ पर 1914 में युद्ध कर के नाम से एक नया कर और लगा दिया। उसके बाद 1915 में साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा जैसे लोग जो है चित्तौड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक जलसा था। साधु सीताराम दास इसलिए जाते हैं क्योंकि बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा थी और इसका जो कार्यभार जो था वह साधु सीताराम दास के पास था। तो साधु सीताराम दास वहां पर जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात हो जाती है संपूर्ण भारत के किसान आंदोलन के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति विजय सिंह पथिक से। साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को पूरी की पूरी कहानी बताते हैं बिजोलिया के किसानों की। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 1915 में विजय सिंह पथिक कहाँ पर आ जाते हैं? बिजोलिया आ जाते हैं। और यहाँ से कई लोगों के द्वारा ये पढ़ाया जाता है कि 1915 में दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। चलो मान लीजिए दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले वह क्या करते हैं? 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं और इसका अध्यक्ष बनाते हैं मन्नालाल पटेल को। और इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो युद्ध कर लगाया गया 1914 में वह अब नहीं दिया जाएगा। 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष बनाया गया साधु सीताराम दास को। फिर 1918 में बिजोलिया के किसान आंदोलन की जितनी भी सूचनाएं थी, खबरें जो थी, वह भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलाने के लिए उन्होंने अखबारों में इसकी सूचना डलवाई, जिसमें प्रमुख अखबार था प्रताप जो कानपुर से इसका संपादन किया जा रहा था और इसका संपादक जो थे उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। दूसरा अखबार था अभ्युदय जो कोलकाता से निकलता था और इसके बाद एक अखबार था मराठा जो पुणे महाराष्ट्र से निकलता था। बिजोलिया की जागीर भूमि में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वहां पर एक पूर्णतः हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा जाता था ऐसा एक अखबार था जिसका नाम होता है उपरमाल के डंका। ये पूर्णतः हस्तलिखित होता है। जब इसकी सूचनाएं अखबारों में जाती हैं तो गांधी जी को माना जाता है इसकी सूचना मिलती है। तो गांधी जी अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजते हैं और उनके प्रयासों से यहाँ पर बिदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठता 1919 में। माना जाता है कि समझौता तो होता है लेकिन महाराणा उसे लागू नहीं करता है। उसके बाद 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की जाती है उसमें अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, सेठ जमनालाल बजाज और श्री रामनारायण चौधरी ऐसे कई लोग उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और यहाँ से एक साप्ताहिक अखबार निकाला गया जिसका नाम था नवीन राजस्थान। उसके बाद इसका नाम जो है परिवर्तन करके तरुण राजस्थान भी रखा गया था। उसके बाद 1922 में यहाँ पर एक समझौता होता है। 4 फरवरी 1922 को एक समझौता हुआ। समझौता क्यों हुआ? 1920 में गांधी जी के द्वारा एक जो है असहयोग आंदोलन चला गया संपूर्ण भारत में। सरकार ने देखा यदि किसान असहयोग आंदोलन से अगर मिल जाएंगे तो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इससे निजात पाने के लिए महाराणा जो है समझौता करते हैं कब? 4 फरवरी 1922 को। इस समझौते के अनुसार 84 प्रकार की जो बिजोलिया में लागबाग थी उनमें से 35 माफ कर दी गई। बेट व्यवहार को समाप्त किया गया। किसानों पर जो मुकदमे लगे थे आंदोलन के समय उनको वापस लिया गया। लेकिन नेक्स्ट अगले दिन यानी कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के जिला गोरखपुर में एक घटना होती है जिसे अपन चोरा चोरी कांड के नाम से पढ़ते हैं।
जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया वैसे ही ये समझौता भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1923 में यहां पर ट्रेंच अधिकारी को भेजा गया जो यहां पर क्या करता है, अस्थायी भूमि बंदोबस्त लागू करता है और यहाँ की जो बारानी भूमि थी उस पर कर बढ़ाकर पीवल भूमि का कर कम करता है। किसान इस समस्या से निजात पाने के लिए विजय सिंह पथी का परामर्श लेने के लिए जाते हैं। विजय सिंह पथी कहता है बारानी भूमि पर कर बढ़ाया ना तो पीवल को जोत लो भाई, बारानी को छोड़ दो। तो विजय सिंह पथी के कहने पर किसान क्या करते हैं, पीवल को जोतना शुरू करते हैं, बारानी को छोड़ देते हैं। अब इसकी सूचना अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच को जब मिली तो ट्रेंच ने क्या बोला कि आप पीवल जोतो चाहे बारानी, दोनों का आपको क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर से किसान विजय सिंह पथी के पास जाते हैं, परामर्श लेते हैं। तो विजय सिंह पथी कहते हैं कि एक काम करो, दोनों भूमियों को छोड़ दो, क्योंकि ऐसी घटना 1905 में हो चुकी थी जब किसान भूमि जोतना बंद कर देते हैं, पलायन करना जो है शुरू कर देते हैं बिजोलिया से। तो 1905 में किशन सिंह के द्वारा चंवरीकर को समाप्त किया गया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी से जब इन राज्यों की संधि हुई तो उन राज्यों में ब्रिटिश कंपनी ने छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उन पर बैन लगा दिया, उन पर रोक लगा दी। ऐसे में यहाँ की जनता जॉबलेस हो गई, बेरोजगार हो गई, तो भाई खेतों की तरफ पलायन करेगी। इसका मतलब ये हुआ जब वह भूमि छोड़ देते हैं तो वहां पर अन्य किसान आ जाते हैं जो अधिक लाग बाग और लगान पर जोतने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किसान के लिए एक दुर्भाग्यवश जो है फैसला था और विजय सिंह पथी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था सर्वथा गलत साबित होता है। उसी समय राजस्थान सेवा संघ भी कुछ समय के लिए छिन-भिन हो जाती है। उसके बाद 21 अप्रैल 1931 को अक्षय तीज के दिन हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर जो किसान अपनी माल भूमि जो खो चुके थे उस भूमि पर हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर किसान जो है हल चलाने के लिए जाते हैं। उसके बाद 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई तो इससे मेवाड़ सरकार जो है सत्ते में आ जाती है, भयभीत होती है। तो मेवाड़ सरकार ने सोचा यदि मेवाड़ प्रजामंडल और बिजोलिया किसान आंदोलन के जो किसान हैं यदि आपस में एकजुट हो गए तो संपूर्ण मेवाड़ रियासत में विद्रोह और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इससे भयभीत होकर मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचारी और बिजोलिया के किसानों के मध्य 1941 में एक समझौता होता है। उस समझौते में किसानों की तरफ से शर्तें रखी गई कि हमारी जो माल भूमि आपने जो छीन ली है वह लौटानी पड़ेगी, हम पर जो नाना प्रकार के लगान वगैरह लगा रखे हैं वह भी कम करने पड़ेंगे, किसानों पर जो मुकदमे लगे थे आंदोलन के समय वह भी वापस लेने पड़ेंगे। तो कई शर्तें जब मेवाड़ सरकार के द्वारा मान ली गई तो सन 1941 में बिजोलिया का किसान आंदोलन जय प्रिय मित्रों समाप्त होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय ही विजय सिंह पथिक ने पंचेड़ा गीत लिखा था और उसी समय संपूर्ण मेवाड़ रियासत में एक व्यक्ति था जो पैदल चलकर संदेशवाहक का काम करता है जिसका नाम होता है तुलसी बेल। दोस्तों ये थी बिजोलिया के किसान आंदोलन की संपूर्ण घटनाएं या गतिविधियां। उम्मीद करता हूं अब तक आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दुआ सलाम।